Welcome students to the YouTube channel of Learning, and this is your Daniel sir back with the second part on genetics. याद है लास्ट डे मैंने पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ाया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इमीडिएटली जाइए, वापस से देखिए और फिर आइए यहाँ पे। और आज सीखते हैं हम लोग एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट के बारे में, विच इज थॉमस हंट मॉर्गन। ठीक है ना, थॉमस हंट मॉर्गन इज अ वेरी वेरी बिग नेम, राइट, इन स्पेशली एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। इन्हें कहा जाता है एज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, right? He is the person who has coined the term linkage and recombination, right? So इन्होंने पूरा लाइफ डेडिकेट किया था अपना लिंकेज को सीखने में। व्हाट इज लिंकेज, व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन, ये सारे चीजों के बारे में उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया था। किस मॉडल पे? जैसे मेंडल ने किया था पाइसम सटाइवम पे, वैसे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट्स किया था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर या फ्रूट फ्लाई पे। क्लियर? नाउ फ्रूट फ्लाई को हम लोग जैकपॉट ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, राइट? जैकपॉट ऑफ जेनेटिक्स क्योंकि बहुत सारा एक्सपेरिमेंट्स इससे किया था, बहुत सारा डिस्कवरीज इसके ऊपर हुआ था, राइट? सो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर यूज करने का रीजंस भी कभी कभी पूछता है, क्योंकि इसका बहुत छोटा लाइफ स्पैन होता है, इसी के लिए बहुत सारा जनरेशंस को हम लोग पढ़ सकते हैं। इसको ग्रो करना इनएक्सपेंसिव है, रॉटन फ्रूट्स के ऊपर ग्रो कर सकता है, सिंथेटिक मीडियम के ऊपर ग्रो कर सकता है। अच्छा, इसका कैरेक्टर्स को हम लोग, सबसे पहली बात तो मेल और फीमेल्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, right? We can also find differences in the eye color, in the wing size, in the body color, in the body pattern। बहुत सारे चीजों के बीच में ये दोनों के डिफरेंशिएट करना पॉसिबल है। इसी के लिए थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को चूज किया था अपना एक्सपेरिमेंट के लिए, राइट? आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे उन्होंने दो डाइहाइब्रिड क्रॉसेस किए थे, जिसको हम लोग बोलते हैं थॉमस हंट मॉर्गन का बहुत फेमस दो डाइहाइब्रिड क्रॉसेस। नाउ स्टूडेंट्स को ये डाइहाइब्रिड क्रॉसेस समझने में पर्टिकुलरली बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि एनसीईआरटी में काफी कंफ्यूजिंग वे में दिया हुआ है, जिससे स्टूडेंट्स को लर्न करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आइए इसको इजी वे में समझते हैं हम लोग, राइट? तो सबसे पहले याद रखना कि 3 कैरेक्टर्स उन्होंने लिया था। वो 3 कैरेक्टर्स क्या है स्टूडेंट्स? सबसे पहला कैरेक्टर वाज योर आई कलर, द सेकंड कैरेक्टर वाज बॉडी कलर एंड द थर्ड कैरेक्टर वाज विंग साइज। तो ये तीनों कैरेक्टर्स का हम लोग देखते हैं कि डोमिनेंट एलील क्या है और रिसेसिव एलील क्या है। डोमिनेंट को हम लोग वाइल्ड टाइप भी बोलते हैं, है ना? इस एक्सपेरिमेंट में काफी ज्यादा ये वर्ड यूज हुआ है, वाइल्ड टाइप। वाइल्ड का मतलब डोमिनेंट। अच्छा, अब यहां पे इनका पैटर्न थोड़ा अलग था। मेंडल का पैटर्न ये था कि उन्होंने डोमिनेंट एलील्स को कैपिटल से लिखा था, रिसेसिव को लिखा था स्मॉल से, स्मॉल लेटर से, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां पे क्या है कि जो रिसेसिव का जिस लेटर से शुरू हुआ है वो हम लोग स्मॉल में लेते हैं रिसेसिव के लिए, कोई चेंजेस नहीं आता है। लेकिन अगर हम मेंडल होते हैं तो हम यहाँ पे कैपिटल W लिखते हैं, है ना? यहाँ पे कैपिटल Y लिखते हो और यहाँ पे कैपिटल M लिखते। लेकिन थॉमस हंट मॉर्गन का स्टाइल ही थोड़ा अलग था। उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे व्हाइट को डोमिनेंट करने के लिए W प्लस कर दिया, यहाँ पे W, यहाँ पे W प्लस। तो आई कलर का डोमिनेंट ट्रेट हो गया तुम्हारा रेड, राइट, और रिसेसिव ट्रेट हो गया तुम्हारा व्हाइट। सिंबल्स को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे Y, यहाँ पे Y प्लस, यहाँ पे मिनिएचर है विंग के लिए और यहाँ पे नॉर्मल विंग के लिए है M प्लस, है ना? प्लीज लर्न दीज न्यू सिंबल्स, राइट, बिकॉज हम लोग अब तक मेंडल पढ़ते हुए हैं, इसलिए थॉमस एंड मॉर्गन का पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है हमारे लिए, है ना? तो ये 3 कैरेक्टर्स को उन्होंने पढ़ा था 2 डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट्स करके। पहला जो डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट था आपका, वो किसके किसके बीच में था? वो था आपका आई कलर, वो था आपका आई कलर और बॉडी कलर के बीच में। देखिए मैंने एक एरो बनाया है ना? ये तुम्हारा बॉडी कलर, ये तुम्हारा आई कलर, ये दोनों के बीच में तुम्हारा क्या था? फर्स्ट डाइहाइब्रिड क्रॉस। जो सेकंड डाइहाइब्रिड क्रॉस था वो था आई कलर और विंग साइज के बीच में, है ना? ये आई कलर और विंग साइज के बीच में तुम्हारा था सेकंड डाइहाइब्रिड क्रॉस, राइट? तो ये 2 डाइहाइब्रिड क्रॉस हम लोग किस लिए पढ़ रहे हैं? हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर को हम लोग डिड्यूस करेंगे, जिसके बारे में हम लोग सीखेंगे जस्ट इन अ मैटर ऑफ मिनट्स। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं इसका क्रॉस नंबर 1। तो जो फर्स्ट डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट था वो किन 2 चीज के बारे में लेकर के था भाई? वो था तुम्हारा आई कलर और बॉडी कलर के बारे में।
है ना। तो यहाँ पे जितना भी तुम्हारा वाइल्ड टाइप कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैंने डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वैसा एक मेल लिए थे, जितना रिसेसिव ट्रेट्स वाला फीमेल लिए थे। वाइल्ड मतलब डोमिनेंट ट्रेट्स वाला क्या क्या था, आई कलर में रेड आई और बॉडी कलर में क्या था, ब्राउन बॉडी। तो एक ऐसा मेल लिए जिसका रेड आई और ब्राउन बॉडी है, एक ऐसा फीमेल लिए जिसका व्हाइट आई और येलो बॉडी है, दोनों ही रिसेसिव ट्रेट्स। अच्छा, दोनों को क्रॉस करके हम लोग को एक F1 जनरेशन मिला होगा 100%। वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द F1 जनरेशन पर्टिकुलरली, राइट। अब वो F1 जनरेशन को दूसरा F1 जनरेशन के साथ अगर हम लोग क्रॉस करते हैं, है ना, तो हम लोग को F2 जनरेशन मिलता है। वी आर पर्टिकुलरली बॉदर्ड ओवर हियर, राइट। तो यहाँ पे एकदम मेंडल की तरह तुम चारों कॉम्बिनेशंस को लिखो, है ना, दो तुम्हारा पेरेंटल कॉम्बिनेशंस और दो तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट वैरायटीज। रिकॉम्बिनेंट वैरायटीज का मतलब होता है नॉन पेरेंटल वैरायटीज, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेरेंटल वैरायटीज क्या क्या आपको मिलेगा, रेड आई और ब्राउन बॉडी, जैसा आपका यहाँ पे था फादर के पास, जैसा मदर के पास था वैसी व्हाइट आई और येलो बॉडी। ये दोनों जो तुम्हारा कैरेक्टर्स है, बोथ दीज कैरेक्टर्स, राइट, बोथ दीज कैरेक्टर्स दे आर कॉल्ड व्हाट, दे आर कॉल्ड पेरेंटल कॉम्बिनेशन, है ना। ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरेंटल कॉम्बिनेशन, राइट। और ये दो को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट रिकॉम्बिनेंट वैरायटीज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट वैरायटीज। बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग को यहाँ पे पर्टिकुलरली देखने के लिए क्या मिला, हम लोग को यहाँ पे पर्टिकुलरली देखने के लिए मिला कि जो तुम्हारे पेरेंटल वैरायटीज थे वो कितने परसेंटेज ऑफ द बच्चाज में मिले, 98.7% ऑफ द बच्चाज में, है ना। मतलब जितना बच्चा था उसमें से 98.7% आपका पेरेंटल को रिजेंबल कर रहा था और सिर्फ 1.3 रिजेंबल कर रहा था आपके किसको, रिकॉम्बिनेंट वैरायटीज को। रिजेंबल नहीं कर रहा था, वो नया वैरायटीज उभर के आया था। क्लियर। अभी तक किससे कुछ समझ में नहीं आया होगा कि दानियल सर क्या बोल रहे हैं, ये परसेंटेज का मतलब क्या है, बट थोड़ा सा रुक जाओ, है ना। सेकंड एक्सपेरिमेंट को भी हम लोग सीखते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। सेकंड एक्सपेरिमेंट में देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पे दो कैरेक्टर्स क्या लिया गया था, आई कलर और विंग स्पैन, है ना। सिमिलरली जो तुम्हारा डोमिनेंट ट्रेट्स था वो दे दिया गया मेल को, ऐसा एक मेल लिया गया, मतलब आई कलर में रेड आई, विंग स्पैन में नॉर्मल विंग। जितना रिसेसिव ट्रेट्स था दे दिया गया फीमेल को, वैसा एक फीमेल लिया गया, येलो आई और मिनिएचर विंग वाला। इससे भी तुमको एक F1 जनरेशन मिला होगा, वी आर लीस्ट बॉदर्ड। दो F1 जनरेशंस को अगर हम लोग मेट कराएंगे वील गेट F2 जनरेशंस। और F2 जनरेशंस में अगेन मेंडल की तरह, जैसे मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस था, 4 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल था, तो 4 कॉम्बिनेशंस हम लोग लिखेंगे, 2 पेरेंटल और 2 रिकॉम्बिनेंट वैरायटीज। ये दो जो हमको मिला, ये दोनों क्या था, अगेन देवर पेरेंटल वैरायटीज, देवर पेरेंटल वैरायटीज, है ना, देवर पेरेंटल वैरायटीज। क्लियर, राइट। ये दोनों जो हम लोग को मिला वो क्या था, पेरेंटल वैरायटीज, है ना। और ये दोनों जो हम लोग को मिला वो क्या था, देवर रिकॉम्बिनेंट्स, राइट, दे वर रिकॉम्बिनेंट्स। क्लियर। इसका परसेंटेज देख लेते हैं, राइट। यहाँ पे पेरेंटल वैरायटीज का परसेंटेज कितने बच्चास में मिला, 62.8, है ना। मतलब 62.8% ऑफ द F2 जनरेशन प्रोजेनीज रिजेंबल बोथ द पेरेंट्स, राइट, आइदर ऑफ द पेरेंट्स रादर, राइट। और 37.2 तुमको रिकॉम्बिनेंट वैरायटीज देखने को मिला। क्लियर है। अब व्हाट डू यू मीन बाय दीज परसेंटेजेस, ये परसेंटेज का मतलब क्या होता है, दैट्स द क्वेश्चन, है ना। इससे टीएच मॉर्गन ने क्या डिड्यूस किया, है ना, इससे टीएच मॉर्गन को क्या पता चला, इससे टीएच मॉर्गन को ये पता चला, राइट, कि जितना परसेंटेज ऑफ द रिकॉम्बिनेंट वैरायटीज तुमको देखने को मिला है ना, इसका मतलब उतने ही दूरी में तुम्हारा वो दोनों जीन्स लोकेटेड है, जिन दो जीन्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब नहीं समझ में आया, चलो फिर से देखते हैं, ये फर्स्ट क्रॉस को देखते हैं, है ना। चलो बना लेते हैं तुम्हारा एक जीन मैप, है ना, एक मॉडल बना लेते हैं तुम्हारा जीन मैप का, ठीक है, ऐसा। चलो ये तुम्हारा जीन का मैप है। इसमें देखो तुम्हारा पेरेंटल कैरेक्टर्स कितना है, 98.7, रिकॉम्बिनेंट वैरायटीज कितना है, सिर्फ 1.3। इसका मतलब क्या है,
जितना कम रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज आएगा, जितना कम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का परसेंटेज आएगा, उतना ही कम डिस्टेंस में वो दोनों जीन्स लोकेटेड है। कौन दोनों जीन्स भाई? एक तुम्हारा आई कलर वाला जीन और एक तुम्हारा बॉडी कलर वाला जीन। सपोज इसका जो तुम्हारा मैप है वो कुछ ऐसा बनेगा, है ना। तुम्हारा आई कलर के लिए क्या था? रेड। रेड को हम लोग कैसे लिखते थे? वाई प्लस, है ना, वाई प्लस लिखते थे। और बॉडी कलर के लिए क्या लिखते थे हम लोग? बॉडी कलर के लिए एक्चुअली वाई प्लस लिखते थे, इसके लिए हम लोग डब्ल्यू प्लस लिखते थे। चलिए आइए, सबसे पहले इट डजंट मैटर तुम पहले क्या लिखो बाद में क्या लिखो, बट ये दोनों जीन्स के बारे में ये वाला जिस ऑर्डर में उस ऑर्डर में लिखते हैं। येलो के लिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग वाई प्लस और इसके लिए हम लोग लिखते हैं डब्ल्यू प्लस। ये दोनों जीन्स आपस में कितना क्लोज है। एकदम सिमिलरली अगर हम ऐसा इसके लिए भी बनाएं, ये वाला रिसेसिव के लिए भी, सपोज इफ आई ड्रॉ, है ना, तो हम लोग को क्या मिलेगा? वी विल सी समथिंग लाइक दिस, राइट। वी विल सी ऐसा, है ना, काफी करीब, राइट, काफी करीब रहेगा। तुम्हारा ये हो गया येलो बॉडी के लिए और ये हो गया व्हाइट आई के लिए, है ना। तो जीन्स के बीच में डिस्टेंस क्या है? काफी कम। करेक्ट। एनसीईआरटी में क्या किया है कि पहले ये जीन मैप्स दे दिया है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट कराया है, जबकि टीएच मॉर्गन ने जिस रिवर्स किया था, उन्होंने पहले ये एक्सपेरिमेंट किया था और फिर उन्होंने ये प्रिडिक्शन दिया था कि जिसका रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कम होगा, इसका मतलब जीन्स आर वेरी टाइटली लिंक्ड। लिंक्ड का मतलब क्या होता है? द फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन द जीन्स इज मोर। दोनों जीन्स आपस में इतना क्लोज था कि रिकम्बाइन कर ही नहीं पाया। क्लियर है? जैसे यहां पे देखो, दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट में देखो, तुम्हारे रिकॉम्बिनेशन का फ्रीक्वेंसी कितना बढ़ गया ना, 37.2। इसका लिटरल मतलब क्या है पता है? इसका लिटरल मतलब है कि जो तुम्हारे जीन्स हैं, राइट, विच इज तुम्हारे आई कलर के और विंग स्पैन के जो दो जीन्स हैं, वो जीन्स काफी अलग अलग है ना। वो जीन्स क्या है? काफी दूर दूर हैं। इसका मतलब ये है दैट द जीन्स आर नॉट टाइटली लिंक्ड विथ ईच अदर, है ना। जीन्स आर नॉट लिंक्ड विथ ईच अदर। यहां पे तुम्हारा येलो प्लस रेड के लिए, है ना, और यहां पे एम प्लस तुम्हारा विंग के लिए, नॉर्मल विंग, है ना। सिमिलरली यहां पे तुम्हारा येलो आई कलर के लिए और यहां पे मिनिएचर विंग के लिए एम। Are we understanding? Can you see how far the genes are located from each other? क्लियर है? तो इसका मतलब यहां पे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है ना। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ है? दैट द जीन्स आर फार फ्रॉम ईच अदर। मतलब जितना जीन्स दूर रहेगा उतना रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा। इसका मतलब जीन्स के बीच में लिंकेज कम रहेगा। क्लियर है? इससे यही पता चला। तो चलिए लास्ट पेज में यहां पे देखते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय लिंकेज स्टूडेंट्स? द फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन द टू जीन्स, राइट, लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। एक ही क्रोमोसोम में दो जीन्स के बीच में कितना डिफरेंस है, कितना स्पेशियल डिफरेंस है, डिस्टेंस है, उसको हम लोग बोलते हैं लिंकेज। अगर दो जीन्स बहुत ही क्लोज है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिंकेज बहुत ज्यादा है दोनों के बीच में, है ना, बेस्ट फ्रेंड्स है, दोनों को सेपरेट करना मुश्किल है, राइट। और अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसका मतलब कि वो बस वही है, चलो रिकॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, लेकिन लिंक्ड नहीं है, जीन्स लिंक्ड नहीं है, इसका मतलब डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। क्लियर? और रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? वेरी सिंपली नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन। मतलब पेरेंटल कॉम्बिनेशन के अलावा जो कॉम्बिनेशन होगा उसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, राइट। तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा हम लोग को मिलता है, जो कि एकदम बॉक्स करके दिमाग में भी बैठा लो तुम लोग। वो क्या है कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज। ऑब्वियसली कि अगर डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स बहुत ज्यादा है तो उसमें स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बहुत कम है ना, राइट। लिंकेज उतना नहीं है। बात समझ में आ रहा है, राइट। लेकिन अगर डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स ये ज्यादा है तो उसमें रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हो सकता है। भाई बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है, दोनों को अलग किया जा सकता है। क्लियर है? तो इसका मतलब स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन।
मतलब अगर लिंकेज बहुत ज्यादा है, लिंकेज बहुत ज्यादा होने का मतलब क्या होता है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स बहुत कम है, तो रिकॉम्बिनेशन भी बहुत कम होगा, वही इसका लिटरल मतलब है। क्लियर है ना? तो इसको प्लीज थोड़ा एक बार while seeing this video read your NCERT well, आई एम श्योर तुमको समझ में आएगा। ये थोड़ा सा मुश्किल है, दोनों डाई हाइब्रिड क्रॉस और रिकॉम्बिनेशन का ये फिनोमिनन को समझना। शांति से अच्छा से वीडियो को देखो, एनसीईआरटी को पढ़ो, कोई क्वेश्चंस रहे जरूर कमेंट बॉक्स में दो, आई विल बी हैप्पी to help in this particular section. Thank you. Keep watching and keep learning.